नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बज रहे वक्त तो चला आपके पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का, जिसमें प्रदेश की खबरों के साथ साथ अन्य खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब जिस काम में देरी होती है वो ठीक होता है। लेकिन टोंक के ग्रामीणों की 7 दशक की गुहार के बाद आकार ले रहा पुल निर्माण के पहले ही धराशायी हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहत के तौर पर देखा जाने वाला पुल लोगों की उम्मीदों को आहत कर गया। टोंक से गुजर रही बनास नदी में 2 तहसीलों के दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए 135 करोड़ रुपए से बन रहे पुल के 4 गार्डर शुक्रवार शाम गिर गए। निर्माण के दौरान ही काम चल रहा था, इसी दौरान ये गिर गया। इस पुल के गिरने के बाद इसकी गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से पीपलू और पीपलू के आसपास के जो 400 गांव हैं उनको जोड़ने के लिए पुल बनाया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश का सबसे लंबा पुल ये बन रहा था। पुल गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। देखो, लापरवाही थी, इनको जॉइंट में किया गया नहीं है। ग्रामीण घूमते हैं यहाँ पर, जानवर भी आते हैं। इनकी लापरवाही पुलिया वालों की, ये गिर गई, जनानी हो सकती थी। यहाँ पर मेरा ये पास में गांव है, यहाँ से ये जो आपको डावा दिख रहा है ना, यहाँ पे पास में ही है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि किस तरह से गिर गए, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कौन सा मेटल इसमें यूज हो रहा है, कौन सी कंपनी है, क्या पीडब्ल्यूडी क्या एक्शन होता है, इसमें सब कुछ होना चाहिए। अधिकारियों को उस उच्च लेवल की जाँच होनी चाहिए, इसमें इसी गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए, क्या उसमें यूज हो रहा है, कैसे गिर गई। 134 करोड़ 74 लाख की लागत से बनने वाला यह पुल टोंक के गहलोत घाट पर बन रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरने वाले 4 गार्डरों को करीब 1 महीने पहले ही चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्हें दूसरे पिलर के गार्डर से ज्वाइंट नहीं किया गया। में उसके हाइड वाले ने शाम का टाइम था तो बम निकाला, उससे टक्कर हुआ, उसकी वजह से एक गटर का अनबैलेंस हुआ, तो एक के बाद एक गटर सीक्वेंस से गिर गए। बारिश के दिनों में 400 से ज्यादा गांवों का संपर्क इस पुल से होने वाला था। 7 दशक की ग्रामीणों की गुहार के बाद पुल आकार लेने लगा था। खास बात यह है कि पुल का तकरीबन 70% काम पूरा भी हो चुका था। निर्माण पूरा होने के बाद टेस्टिंग में 4 से 5 महीने का समय लगने वाला था, लेकिन निर्माण के दौरान ही पुल का हिस्सा धराशायी हो गया। अब पीडब्ल्यूडी और ठेका फर्म इसको किस तरह से आगे इस पुल का निर्माण करवाती है, जांच किस तरह से होगी और क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत हताशा से भरे बयान दे रहे हैं। हार की खींच उतारने के लिए उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवकों के लिए कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी लोकमत परिष्कार का काम किया। अशोक गहलोत इस प्रकार से भ्रामक झूठा बयान देकर हार स्वीकार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को विपक्ष के लायक भी सीट नहीं आएगी। माननीय गहलोत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घरों से नहीं निकले, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक काम किया, उनके कार्यकर्ता घरों से निकले। कांग्रेस पार्टी चूंकि पहले पराजय स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए वो चुनाव में नहीं आए, इस कारण से पोलिंग कम हुई। कांग्रेस पार्टी कितनी कोशिश करे, कितने स्टेटमेंट दें, ये हताशा और खुन्नस के स्टेटमेंट हैं। कांग्रेस पार्टी को मान्यता प्राप्त विरोधी दल जितनी सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगी। तो वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों का अलग अलग नजरिया देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी मतदान खत्म होने के बाद ही आउट ऑफ फील्ड हो गई हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर दामोदर गुर्जर अभी भी कार्यकर्ताओं नेताओं से मेलजोल करके मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। डॉक्टर दामोदर गुर्जर का यह कहना है कि उन्होंने जनता की सेवा का फील्ड चुना है और जनता के बीच जाकर अपना काम करने से उनको खुशी मिलती है। उनका तरीका है, वो तो राजा महाराजा हैं। अब उनको पब्लिक के साथ साथ जाने का कितना टाइम होता है नहीं होता ये तो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसको कमेंट नहीं करता। लेकिन मेरा काम है कि मैं सेवा के लिए निकला हुआ हूँ
मैं पुलिस में सेवा करता था, उसके बाद मैंने इस को चुना, तो मैं मानता हूँ कि ये एक पवित्र काम है। और इस पवित्र काम में जब आदमी निकलता है तो उसको न तो धूप सताएगी, न उसको कोई आलस आएगा। जनता की सेवा में निकलेगा तो निकलेगा। तो मैं तो निकला हुआ हूँ, जहाँ भी मुझे कोई 4 आदमी भी याद करता है मैं पहुंचता हूँ, और जो उनकी बात होती है उसको मैं सुनता भी हूँ, और जो मेरे बस चलता है मैं उसको कोशिश करता हूँ सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम को। तो मैं निकला हुआ हूँ, निकलता रहता। तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज के न्यू अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने चिकित्सा सचिव को एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा है कि अस्पताल के आउटडोर में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बैठते हैं। आउटडोर में कैमरे के माध्यम से निगरानी रखनी चाहिए। वहीं मरीजों को एमआरआई और सोनोग्राफी के लिए 15 से 30 दिन की वेटिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि 7 मई को मंत्री नागर ने कोटा के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था, जिसके बाद एनएमसीएच समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों की शिकायतों की जांच के निर्देश भी उन्होंने दिए थे। और अब उन्होंने ये पत्र लिखा है और यहां की अव्यवस्थाओं को लेकर के ध्यान आकर्षित किया है। ये देखने में है कि ओपीडी में जो प्रोफेसर्स हैं वो बैठते नहीं है जी। मैंने अधीक्षक और प्रिंसिपल दोनों को कहा है कि भाई इनके बैठने के स्वभाव डालें, आप विजिट करें समय पर। अगर सीनियर प्रोफेसर्स बैठेंगे तो वहाँ बैठने वाले जो उनके बाकी भी लोग हैं वो भी ठीक से मरीज को देख पाएंगे और उनको अच्छा एक कंसल्टेंसी भी मिल पाएगी। इसलिए रेगुलर जब भी उनका डे हो, फिक्स हो, उस समय प्रोफेसर्स को अपने वहाँ मरीजों को देखना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए, स्वभाव भी डालना चाहिए जी। और ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको सुधार करें। और मैं समझता हूँ कि आगे जा कर के और दोनों जो हमारे प्रिंसिपल मैडम और अधीक्षक महोदय इसमें सुधार भी लाएंगे, उनको निर्देश दिए हैं जी। और जो भी यहाँ कमियाँ थी, चाहे वो सीपेज को लेकर के, टॉयलेट ब्लॉकों में आ रहे चोकिंग से पानी लीकेज हो रहा है, कहीं पे गंदगी है, सीलन आ रही है, उन सबको भी ठीक करें। कहीं कोई ब्रेस्ट कैंसर की यूनिट देखी, उसमें एसीडी चल रहा है, उसको ठीक कराएं, ताकि ये कई जगह पर इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी आ रही है वो भी नहीं। और अब हम आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई, जहां से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुंबई का दौरा और यहां पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। उनमें काफी जोश उत्साह राजस्थानियों में देखने को मिल रहा है। मुंबई में इस वक्त मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। सम्मानीय मिलन देवड़ा जी इस कार्यक्रम में जिनका हमेशा सहयोग रहता है, आज के इस कार्यक्रम में राज्य के पुरोहित साहब, संतोष जी पांडे साहब, सुरेश शाह जी, आकाश पुरोहित जी, भरत गुर्जर जी और हमारे राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ जी, और अभी अभी 4 तारीख को सांसद बनने वाले हैं ऐसे सम्मानीय लोमाराम जी चौधरी साहब, मेरे सामने बैठे सभी कार्यकर्ता एवं व्यापारी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जिस गर्म जोशी के साथ आपने मेरा स्वागत और अभिनंदन किया है उसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आप सभी उद्योग एवं कारोबार से जुड़े वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने परिश्रम से और अपनी ईमानदारी से जो आपने स्थान बनाया है, मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी कर्म भूमि मुंबई रही है, ये देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, इसलिए इस देश की मैं कह सकता हूं कि इस वाणिज्य और आर्थिक नगरी में आपने जो स्थान बनाया है
निश्चित रूप से महाराष्ट्र के आर्थिक क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा काम किया है। महाराष्ट्र में ही नहीं, राजस्थान के अंदर भी किसी न किसी काम से आप आते हैं, वहां भी आपकी कोई ना कोई इकाई है। आप राजस्थान में महीने में नहीं तो 2 महीने 3 महीने में जाते हैं, आप वहां की जड़ों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि आप जिन जड़ों से जुड़े हुए हैं उनसे लगातार आप जुड़ते रहना चाहते हैं और वहां के जो संस्कार और आपके विचार हैं उनको आप दुनिया में फैलाने का काम मेरे सभी भाई बहन कर रहे हैं। मुझे पता है आप राजस्थान से आए हैं बहुत पहले, कोई 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल पहले। अभी मिलिंद जी मेरे को बता रहे थे कि हमारा संबंध है राज के पुरोहित साहब सभी का कहीं ना कहीं, सुनील जी हमारे सभी का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके अंदर वो महाराणा प्रताप का खून है, आपके अंदर उस राजस्थान की खुशबू है, महाराणा प्रताप की खुशबू है, महाराजा सूरजमल की खुशबू है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की खुशबू है, त्याग की मूर्ति हमारी ऐसी माता पन्ना धाई की खुशबू है। और यही नहीं, जिन्होंने अपने आप को पर्यावरण के लिए और वृक्षों के लिए अपने आप को अपनी बेटियों से आहुत कर दिया, ऐसी अमृता देवी की खुशबू आपकी है। मुझे इसलिए है कि आप महाराणा प्रताप की धरती से आकर के, क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ एक बात भी है, क्योंकि उधर महाराणा प्रताप ने और इधर छत्रपति शिवाजी जी ने जो हाथापाई आए थे उनके दांत खट्टा करने का काम उन्होंने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मुंबई में आप सभी की बहुत बड़ी भागीदारी है और उस भागीदारी में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कि राजस्थानी भाई जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ काम करते हैं। भजनलाल शर्मा को आप मुंबई में उनका भाषण सुन रहे थे और मुंबई के लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। अजमेर के विजयनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तेल टैंकर ने क्रेशर गाड़ी और बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक और क्रेशर चालक के घायल होने की खबर है। वहीं दोनों घायलों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जेएलएन अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। विजयनगर थाना पुलिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। 27 मील चौराहे के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। अजमेर के विजयनगर से ये बड़ी खबर। हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेल टैंकर ने क्रेशर गाड़ी को टक्कर मारी है। इसके बाद एक बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। बहरहाल 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें रेफर किया गया है। चालक, क्रेशर चालक के भी घायल होने की खबर है। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 अन्य युवक भी घायल हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली, विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मारपीट करने वाले फौजी की गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी जोन के अधिकारियों के साथ मारपीट की थी। सूरतगढ़ आर्मी कैंपस से इसे गिरफ्तार किया गया। एक पाकिस्तानी युवती से संपर्क में था फौजी। कथित तौर पर सोशल मीडिया से पाकिस्तानी युवती से इसकी दोस्ती हुई थी और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती थी। पुलिस की पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। भुसावल थाने में सीआईडी की टीम आरोपी से पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भरतपुर से बड़ी खबर। मारपीट करने वाले फौजी की गिरफ्तारी हुई है।
और जांच में अब यह भी सामने आ रहा है कि ये फौजी पाकिस्तान के एक युवती के साथ में लगातार संपर्क में था। सीआईडी की टीम अब इस आरोपी फौजी से पूछताछ करेगी। सीआईडी जोन के अधिकारियों के साथ इस पर मारपीट के आरोप हैं। और चलिए अब बात करेंगे मिलावटखोरों की। कोटा के रानपुर इलाके में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की और इस दौरान 5000 लीटर नकली घी पकड़ा गया। यह कार्रवाई खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में हुई है। नकली घी जब्त करने के बाद फैक्ट्री को सीज किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस कार्रवाई पर अधिक कार्रवाई अभी की जा रही है और इसे लेकर के जांच जारी है। हजारों लीटर की तादाद में सेहत बिगाड़ने वाला घी कोटा की इस फैक्ट्री में बन रहा था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी है। सेहत बिगाड़ने वाला घी मैं कहूंगा कि कोटा में तैयार हो रहा था। बड़ा गंभीर है और सबसे गंभीर है कि हमने इनसे फूड लाइसेंस का पूछा है। फूड लाइसेंस यहाँ मौके पर नहीं है। सारे वर्कर्स जो काम करते हैं उनमें से किसी का मेडिकल नहीं कराया गया है। पेस्ट कंट्रोल यहाँ नहीं कराया गया है और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। ये सारी चीज़ें जो एक मैंडेटरी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सब हमें यहाँ नहीं मिली है। और अभी मैंने देखा था कि लूज पेपर्स पे भी सेल किया जा रहा है यहाँ, तो जीएसटी की टीम को हम कांटेक्ट करते हैं। अगर वो आती है तो वो भी एक अलग से होगा। प्राइमा फेसी सर जो टीम अब तक एनालिसिस कर पाई है, किस तरह से किस तरह के केमिकल्स के साथ में इस घी को तैयार किया जा रहा था? ढेर सारे वनस्पति घी, नकली एसेंस, फ्लेवर्स डाल करके, और ये अत्यंत हानिकारक घी जो कि सेहत के आपकी किडनी, लीवर, फेफड़े, दिमाग सब जगह असर डालेगा। और सबसे बड़ी बात हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके हेल्थ के क्या इश्यूज होंगे ये सोच के भी परे। कितनी क्वांटिटी है और अब किस तरह का एक्शन जो इसके ऑनर है उनके अगेंस्ट लिया जा रहा है? 5 से 7 हज़ार लीटर के आसपास हमें यहाँ भी दिख रहा है। कुछ बड़े इनके जो ऊपर पोर्ट्स हैं उनमें भी भरा हुआ है। ये सारा हम सील करेंगे और टेस्टिंग उपकरण हम मंगा रहे हैं, तो यहाँ भी टेस्ट करेंगे। सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में अलग से और भेजेंगे। और फूड लाइसेंस इनका हमें मिला नहीं है, तो फूड लाइसेंस नहीं होने से वो कार्रवाई भी करेंगे। सप्लाई चेन का सर पता लग पाया कि ये राजस्थान में होती थी, कोटा जॉन में होती थी? ये अभी हम पता कर रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं नागौर के जेएनएन अस्पताल में एक प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। प्रसूता के साथ साथ उसके पेट में पल रहे मासूम की भी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए और धरना प्रदर्शन किया। शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। इस मामले में मृतका के परिजनों का यह कहना है कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने लापरवाही बरती, इसकी वजह से प्रसूता की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के बाद शव को जबरन वार्ड से बाहर निकाल दिया गया। रात में कई घंटे तक शव स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। जब महिला की तबीयत बिगड़ी और स्टाफ से पूछा कि डॉक्टर कहाँ हैं, तो ये बताया कि डॉक्टर साहब शादी में खाना खाने के लिए गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। लेकिन पूरी रात डॉक्टर यहां पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से प्रसूता ने तड़फ कर दम तोड़ दिया। लेकिन अस्पताल का प्रबंधन, अस्पताल का स्टाफ, उनका मन नहीं पसीजा और आखिरकार इस प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया। देखा तो सरिता पूरी मतलब मुंह झाग आ रहा था और चेहरा पूरा काला पड़ गया था। तो मैंने बाहर आकर मैडम को पूछा कि क्या हुआ, कि अभी बड़े डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे क्या हुआ। डॉक्टर आए नहीं और फिर 2 बजे मेरे को बोले इनका डेथ हो गया, अब इनको बाहर लेके जाओ। मैं अब अकेला कैसे लगे, लेडीज अंदर आई। फिर मैं क्या अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम, फोन के बाद बाहर गया बात करने के लिए, अपने चाचा को बुलाने गया। तब तक है ना लेडीज़ के साथ में वो सरिता की बॉडी को ना वो स्ट्रेचर पर डाल के गेट के बाहर रख दिया। क्या इसको घर पे लेके जाओ, खत्म हो गई है। मैंने कोई जानकारी कौन दी कि और मैं बोली क्यों डिलीवरी कब होगी। मेडमान पूछे 2 मिनट में क्यों अभी होगी, पर नहीं डॉक्टर साहब आएंगे तब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब तो आए को नहीं और फिर वो भी ध्यान ये गुलगो चढ़ा उड़ा जो गुलगो चढ़ियो, फिर नलकी हुआ भी मैं खून आयो, फिर उतरा दी मैं, फिर बाकी बाहर चला मैं बाहर घूमने आ गया। बाहर घूमने भी दूध पायो, फिर मैं माँ दी प्रपाचा। तो वहीं झुंझुनू में सड़क के किनारे मिट्टी से उठने वाली बुलबुलों की जांच करने को लेकर के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ टीम झुंझुनू पहुंची है। भूजल वैज्ञानिक अतुल धवन ने जानकारी दी कि मंडावा मोड़ पर सड़क के किनारे एक जगह से बुलबुलें उठने की जानकारी मिली थी। इस घटना को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे थे।
टीम ने जहां से बुलबुले उठ रहे थे उस मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा किया। इसके अलावा जेसीबी से यहां पर खुदाई भी करवाई गई ताकि सभी जानकारी को जुटाया जा सके। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक कुंभाराम ने यह बताया है कि जब टीम आई तो बुलबुले नहीं उठ रहे थे, बुलबुले किसी पाइपलाइन से बनी गैस की वजह से उठना अब तक सामने आया है। उन्होंने बताया कि जहां से बुलबुले उठ रहे हैं वहां पर बीएसएनएल की एक इंच मोटी लाइन है, संभव है कि इसी में गैस बन रही हो जिसके चलते ये बुलबुले यहां से उठना शुरू हुए। बहरहाल अब इस पूरे मामले की जांच के बाद ही सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके संदर्भ में जयपुर से टीम आई हुई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और वो यहाँ के सैंपल लेके गए हैं और यहाँ पे जो भी पाइपलाइन है उसकी जानकारी ली जा रही है, सीवरेज लाइन है उसकी जानकारी ली जा रही है, और पुरानी जो लाइनें जो दबी हुई हैं उनके बारे में जानकारी लेके तभी यहाँ पे पता लगाया जाएगा कि यहाँ पे किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है। यहाँ से गैस निकलने की शिकायत मिली थी, इन्होंने पूछने से पता लगा ये तो 1 साल से थोड़ी थोड़ी बुलबुले गैस, जब भी प्रेशर कोई बनता है थोड़ी सी गैस निकलती है, और आज मौके पर कोई गैस नहीं निकल रही है। जेसीबी से खुदाई की तो सिर्फ एक बीएससी इसके शायद मोस्ट प्रोबेबली बीएसएनएल का एक पाइपलाइन है जो खाली पाइपलाइन है 1 इंच की। उधर कोटा जिले में रील बनाने